नमस्कार सभी को। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन लर्नर्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो हरियाणा में पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स की ज़बरदस्त वैकेंसी निकली थी अलग अलग डोमेन में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। उनकी एक अनाउंसमेंट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि उसमें एग्ज़ाम का सिलेबस उन्होंने, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका सिलेबस उन्होंने अनाउंस किया है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। बहुत ही मेजर चेंज है, इस प्रकार का चेंज मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो 237 लेक्चरर की वैकेंसीज थी, एडवर्टीजमेंट नंबर 72 टू 87 2024 का ये एडवर्टीजमेंट है। तो उसकी जो वैकेंसीज है उनको लेके जो उन उन सारी वैकेंसीज में जो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, फार्मेसी और इंस्ट्रक्टर 75, 76, 77, 80, 82, 84, तो बीच में काफ़ी सारी जो एडवर्टीजमेंट नंबर है या नेम ऑफ पोस्ट है, उनका नहीं, केवल इन्हीं पोस्ट का ये सिलेबस है, केवल इन्हीं पोस्ट का ये सिलेबस है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जिसको हरियाणा में स्क्रीनिंग एग्जाम कहा जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में। तो एक बार क्विक ग्लांस करते हैं, फिर हम बड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि होना क्या है और कैसे इसको हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने देखा कि जो सिलेबस ऑफ द स्क्रीन टेस्ट इन्होंने दिया, टॉपिक कितने दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 यूनिट्स में इन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट को बांटा है। नंबर 1, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्लास टेंथ लेवल हरियाणा जीके, उसमें क्या क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर। तो मुझे आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये चीज़। मेरी नज़रों में मुझे अभी तक ऐसा याद नहीं आता है, मुझे ध्यान नहीं आता है कि कोई टेक्निकल एग्जामिनेशन, खासकर इंजीनियरिंग जिसमें रिक्वायरमेंट हो, और वो 3 टियर एग्जामिनेशन हो। 3 टियर कैसे? प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 टियर हो गए। इसमें प्रीलिम्स में केवल जीएस पूछा जा रहा हो, केवल मतलब टेक्निकल कुछ भी नहीं पूछा जा रहा हो। क्या ऐसा आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या? मेरी नज़रों में, जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, उसमें मुझे तो ऐसा कोई एग्ज़ाम ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा-सा मतलब अनफॉर्चुनेट भी है कि एक इंजीनियरिंग कैंडिडेट को स्क्रीनिंग में कोई इंजीनियरिंग का सवाल नहीं पूछा जाता है। मेरी राय में अच्छा क्या किया जा सकता था, जैसे 100 क्वेश्चंस अगर आने हैं 2 आवर्स में, तो उसमें 50% आप इंजीनियरिंग कर देते, 50% में आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक कर देते, तो उस हिसाब से किया जा सकता था। मुझे जो एक लॉजिक समझ में आया है क्यों ऐसा किया गया होगा, वो इस वजह से लगता है, मे बी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम आई होंगी और इन सारी फील्ड्स का एक ही स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाए, इसके लिए ऐसा करा गया हुआ, एक कॉमन सिलेबस ही बना दिया। आई डोंट नो, मतलब आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से क्या आपको रीज़न लगता है। चलिए मेरे बारे में देख लेते हैं थोड़ा, मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को कर देता हूँ। मेरी एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या है? आई क्वालिफाइड IIT JEE इन 2010, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हालांकि मुझे सिविल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। मुझे एक बेसिक लेवल जो इन सभी इंजीनियरिंग का होता है, मुझे नॉलेज उनका भी है, ना ही केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग को पढ़ना बड़ा पसंद रहा है, इस वजह से मैंने बाकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के बारे में भी नॉलेज लेने की कोशिश करी है। आई एम ड्यूअल MBA, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग प्लस HR की मेरी ड्यूअल MBA है विद अबाउट 80% इन माई MBA। आई एम ए ट्रेन्ड फायर फाइटर। आई हैव डन सेवरल कोर्सेज फ्रॉम IIM नागपुर, IIM लखनऊ, IIM इंदौर और IIT दिल्ली का। अ, मैं MTech ड्रॉप आउट हूँ, IIT दिल्ली से MTech ड्रॉप आउट हूँ। ड्रॉप आउट, वो क्यों ड्रॉप आउट हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे क्या क्या मिली? आई वॉज सिलेक्टेड इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन 2014 एज ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर। 2014 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई और उसी साल मेरा मई जून माह में मेरा BRC में एज ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर मेरा सिलेक्शन हो गया था। आई गॉट सिलेक्टेड इन वेरियस PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में मेरा सिलेक्शन हुआ, जिसमें महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है, नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है।
और इसके अलावा मैंने कई अदर ग्रुप ए लेवल एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए हुए हैं। तो एक मतलब मैं ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे एक डिसेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नॉलेज है कि कैसे उनकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ों की मुझे नॉलेज है, तभी मैं कुछ अपने एकेडमिक कैरियर में या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली। अब मेरे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के ऊपर आ जाते हैं। तो इन सितंबर 2025 आई विल बी कंप्लीटिंग 11 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। 2014 में ही बीटेक क्लियर हुई थी और तभी मेरा एक बहुत अच्छा जॉब लग गया था और अभी मेरा 11 साल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो जाएंगे। उसमें मैंने ऑपरेशन हैंडल किया है, मेंटेनेंस, हेल्थ सेफ्टी, एनवायरनमेंट और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। इसके अलावा मैंने परचेज और एलाइड जो जो एक जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो मैंने उनको एक्सपीरियंस, उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन किया। तो यस, एक डिसेंट लेवल, ऑलमोस्ट ए डिकेड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। साथ ही मुझे दोस्तों 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन गाइडिंग स्टूडेंट्स, मेनली फॉर टेक्निकल एग्जामिनेशन एंड समवट फॉर नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन एज वेल, सो दैट द स्टूडेंट्स कैन रीच देयर पोटेंशियल, ताकि उनके एग्जामिनेशन क्लियर हो सके, ताकि वो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके। इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, कैसे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू प्रिपेयर करना चाहिए। मॉक इंटरव्यूज मैं फ्रेंड्स कंडक्ट करता हूँ। आप मेरे इसी यूट्यूब के चैनल पर शॉर्ट सेक्शन में जाके चेक भी कर सकते हैं, जिसमें बच्चों ने अपनी टेस्टिमोनियल्स शेयर की हैं कि कैसे उनको डिसिप्लिन लर्नर के साथ जुड़ के एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने में हेल्प मिली। व्हाट आर माई बिलीव्स? माई बिलीफ इज दैट एजुकेशन शुड बी ईजी एंड अप्रोचेबल। एजुकेशन आप लोगों के अप्रोचेबल होनी चाहिए, ताकि किसी बच्चे को कोई क्वालिटी एजुकेशन मिलने में कोई तकलीफ ना आए। और साथ में आई ऑल्सो ट्राई टू हेल्प नीडी स्टूडेंट्स फाइनेंशियली। आप अगर मेरी इन्हीं इसी यूट्यूब चैनल पर अगर वीडियोस में जाके चेक करेंगे, तो मैं लाइव सेशंस करता हूँ और उनमें जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मैं वेरी नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स गिफ्ट कूपन्स प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा मैं सेवरल इनिशिएटिव्स लेता हूँ, जिसमें मैं फाइनेंशियली अच्छे स्टूडेंट्स जिनको वाकई में ज़रूरत हो उनको फाइनेंशियली हेल्प करने की कोशिश तो करता हूँ। दिस वाज ब्रीफ अबाउट मी। हालांकि काफ़ी कुछ रह भी गया होगा, बट स्टिल ठीक है। ये इतना आप लोगों के लिए एनफ है ये बताने के लिए कि जो भी टेक्निकल एग्जामिनेशंस हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उनकी गाइडेंस के लिए आई एम ए फिट कैंडिडेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सिलेबस के ब्रेकडाउन को हम देखते हैं कि कैसे क्या इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ और कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि 8 यूनिट्स हैं सिलेबस में, 8 यूनिट्स हैं। आगे देखते हैं 8 यूनिट्स में क्या है। सबसे पहली है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि क्लास 10th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। अब आई नो दिस कि आपको फिजिक्स में कोई इशू नहीं आना। क्यों? क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो अपने 11th एंड 12th में आपने नॉन मेडिकल पढ़ा हुआ है। एंड इसके अलावा भी फिजिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स इंजीनियरिंग के टाइम पे भी यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट आपको सबसे ज़्यादा इशू आने वाला है बायोलॉजी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट स्टडीड बायोलॉजी आफ्टर क्लास 10th। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके अलावा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी जो 10th लेवल की केमिस्ट्री और कुछ 11th लेवल की भी केमिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। एक्सपेक्टेशन क्या होगी? बेसिक प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चंस ज़्यादा आने के चांसेस हैं, और डेली एप्लीकेशंस में जो हम यूज़ करते हैं, या डेली एप्लीकेशंस में फिजिक्स कैसे यूज़ होती है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिक आपकी साइंटिफिक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप एज ए स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अप्लाई होती है इन जनरल लाइफ। तो ये हो गया कि जनरल साइंस में आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आ क्या क्या सकता है उसको देखते हैं। करंट अफेयर्स बेसिकली कौन कौन से करंट अफेयर्स हो सकते हैं? पॉलिटी बेसिस करंट अफेयर्स हो सकते हैं, साइंस बेसिस करंट अफेयर्स हो सकते हैं, साइंस एंड टेक में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हो सकते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आजकल। जो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बढ़ गए हैं। इसके अलावा आप ज्योग्राफी या फिर कहें इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में। आपने देखा होगा कि
काफ़ी सारा टर्मोइल आजकल ग्लोबल लेवल पर चल रहा है, तो उनमें उनके ऊपर जो करंट अफेयर्स है वो पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीआई टैग्स कई बार न्यूज़ में आते हैं, है ना? कोई अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई ऐड हुई है, वो सारी चीज़ न्यूज़ में रहती है। तो ये सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को कवर करने हैं, और मोस्टली आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर करना है। 1 ईयर करंट अफेयर तो आपको कवर करना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो हमारा टॉपिक है। उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया को जनरली 3 हिस्सों में बाँटा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो उसमें मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स मॉडर्न हिस्ट्री में फिर भी कंफर्टेबल होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री फिर भी कंफर्टेबल होती है क्योंकि रिलेटेबल है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी हुई है। बट एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में थोड़ा-सा वीक होते हैं स्टूडेंट, या फिर उनके जो फैक्ट्स हैं, वो रिकॉल करने में इश्यू आता है। बट हमें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम सिलेबस को कंप्लीट करके जाएँ, तो इसमें हमें इन सब तीनों के जो जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, इनको हमें कवर करके जाना चाहिए। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, देखिए सिलेबस में कैटेगोरिकली मेंशन है इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। नाउ इंडिया की ज्योग्राफी में क्या-क्या आ सकता है? इंडिया की ज्योग्राफी में आ सकता है रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम, इंडिया का क्लाइमेट क्या है, इंडिया में वेजिटेशन क्या है, वेजिटेशन एंड सॉइल, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो इस प्रकार की सारी चीज़ें ज्योग्राफी का पार्ट आपका हो सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल वो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसमें जो आपका माउंटेन्स हो गए, ठीक है, रिवर्स, इसमें थ्योरीज भी आती है, थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा जो जो वर्ल्ड लेवल पे ज्योग्राफिकल फिनोमेना है ना? जो जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी आता है, वो सारा आपको कवर करना है। थोड़ा सा पार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी भी हमको करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी, थोड़ा सा पार्ट आपको ह्यूमन ज्योग्राफी भी करना चाहिए इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप एक्सपेक्ट करके चलें कि इनमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन कल्चर, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। अब इंडियन कल्चर में क्या है, आप ये समझिएगा, आर्ट नहीं है इसमें, ये ओनली इट इज कल्चर, नॉट आर्ट। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड कल्चर, दोनों अलग अलग चीजें। कल्चर में क्या क्या आ जाएगा, पेंटिंग्स, डांसेस, डांस फॉर्म्स, ठीक है, इसमें थ्योरीज आ जाएंगी या फिलोसफीज, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉलिटी में क्या क्या आ जाएगा भाई, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। आपके जो 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, है ना, पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें पॉलिटी का पार्ट है। इकोनॉमी, इकोनॉमी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी में आपको कई सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, है ना? तो इंडियन इकोनॉमी में आपको कई सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। उसमें क्या क्या आ जाए, बैंकिंग आ जाएगा, ठीक है, फिर माइक्रो मैक्रो आ जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिशल पॉलिसी, बजट वेरी इंपॉर्टेंट, इको सर्वे। तो ऐसी ऐसी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आप लोगों को कवर करना है। देखिए इस वीडियो में हम बड़ा डिटेल में सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको करके जाना है इस एग्जामिनेशन की, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल से जब निकले तो आपको ऐसा ना लगे यार ये पढ़ लिया होता, काश वो भी कवर कर लिया होता। और मार्क माय फ्रेंड्स, मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड्स, इसका प्रिलिमिनरी सिलेबस देख के, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस देख के, आई कैन बी वेरी श्योर कि इसका जो 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 स्टूडेंट इसका प्रिलिमिनरी क्लियर कर गया ना, जो स्टूडेंट प्रिलिमिनरी पास कर गया, मेंस इजी रहने वाला कंपैरेटिवली।
मेंस में कंपटीशन कम रहने वाला है, प्रिलिमिनरी में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। फिर है जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरिसी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास 10th लेवल। तो इसमें तो देखिए आप लोगों ने, उसमें तो आप मैथ्स बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग में तो M1, M2, M3 रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये तो आपका लो हैंगिंग फ्रूट है, ये तो आपका लो हैंगिंग फ्रूट है। इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले इस फल को तोड़ना आपको, इसको आपने छोड़ना नहीं है, इसको बड़ा आपने स्ट्रॉन्ग करके रखना और कोशिश करना। अगर यहाँ से अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और 8 यूनिट्स हैं, तो सभी यूनिट से मोटा मोटा 12.5 क्वेश्चन आएंगे, यानी किसी से 12 आ जाएंगे, किसी से 13 आ जाएंगे। तो इनसे जितने क्वेश्चन आए वो आप टारगेट करेंगे 100% आपके एक्यूरेट हो, 100% आपके करेक्ट हो। तो ये हो गया जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिसी डेटा इंटरप्रिटेशन। आप देखते हैं हरियाणा जीके के बारे में भी है। तो जो वर्ल्ड लेवल पे जो हमने जनरल नॉलेज पढ़ी है वो हरियाणा के बारे में पढ़ी है, यानी कि हरियाणा हिस्ट्री, हरियाणा ज्योग्राफी, हरियाणा पॉलिटी, हरियाणा इकोनॉमी, हरियाणा कल्चर। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखिए ये मैं तो इस एचपीएससी के इस स्टेप को वेलकम करता हूँ। आई वेलकम दिस स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था क्योंकि एज फार एज आई एनालाइज जो बाकी स्टेट्स जो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपी, फॉर एग्जांपल पंजाब, फॉर एग्जांपल राजस्थान, तो यहाँ इनके हर एक एग्जामिनेशन में आपको इनके स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस अच्छे खासे मिलते हैं। चाहे वो ग्रुप ए एग्जामिनेशन हो, ग्रुप बी एग्जामिनेशन हो, ग्रुप सी एग्जामिनेशन, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे दिखते हैं। होना भी चाहिए। क्यों दोस्तों, अगर हरियाणा गवर्नमेंट ये चाह रही है कि कोई लोग उनके स्टेट में आके जॉब करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट है कि आप हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर के बारे में जान के आए। आपको पता हो कि हरियाणा एज ए स्टेट कितना हिस्टोरिकली रिच स्टेट है, ज्योग्राफिकली क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, हरियाणा की पॉलिटी किस तरीके से वर्क करती है, हरियाणा इकोनॉमी में कैसा कर रहा है, हरियाणा का कल्चर कितना रिच है, ये सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इट इज़ अ वेलकम स्टेप एज फार एज माई पर्सनल बिलीफ इज कंसर्न। क्योंकि बाकी स्टेट्स में जो नेबरिंग स्टेट्स हैं ये सारी जगह एस्टेब्लिश है। इवन अगर मध्य प्रदेश की बात करें, उसकी भी एग्जामिनेशन वो एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आई वेलकम दिस स्टेप कि इन्होंने अच्छा क्या है। तो ये सारे दोस्तों 8 यूनिट से जो आपको पढ़ने चाहिए। तो दोस्तों इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है हम आपको बहुत अच्छे से कराने का विचार रखते हैं। इसमें आपकी तरफ से हमको बस आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट किस रूप में चाहिए? आप इस वीडियो को लाइक कर दें, आप इस वीडियो को शेयर कर दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या फिर यहाँ पे जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं। और बहुत ही अच्छी दोस्तों आपको क्वालिटी गाइडेंस मिलेगी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम ज़रूर आपके सामने टाइमली और क्वालिटी वीडियोस लेके आएंगे और इस सिलेबस को कवर कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।